जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या देखना है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एस्पेक्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा ब्रेकडाउन होने के बाद दो पॉसिबिलिटी होती है, कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पर माइग्रेट करेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि कैटायन कैथोड पर, एनायन एनोड पर, ठीक है। लेकिन यदि दो आयन्स हैं, दो कैटायन्स हैं या दो एनायन्स हैं, तो विच वन इज फर्स्ट लिबरेट या विच वन इज फर्स्ट डिपॉजिट एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा आयन पहले डिपॉजिट होगा, ये कैसे जानेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैथोड के लिए हायर रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो पहले डिपॉजिट होगा। और एनोड के लिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर वो स्पीसीज पहले डिपॉजिट होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। तो अब ये तो माइग्रेट करेंगे, लेकिन कितना माइग्रेट मतलब कितना डिपॉजिट होगा। डिपोजिशन के लिए जाएंगे, लेकिन कितना डिपोजिशन होगा, तो उसके लिए कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी कितना दिया है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितना अमाउंट किसी इलेक्ट्रोड पर मिलेगा। तो इसी को बोलेंगे, जब अमाउंट देखेंगे तो क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इसका स्टडी किसने किया था? फैराडे ने किया था। कि क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए किसने किया है स्टडी? फैराडे, ठीक है। तो फैराडे ने स्टडी किया और उन्होंने दो लॉ बनाया था, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का फिजिक्स में भी लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में किस टर्म में? फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस के रिस्पेक्ट में लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्या है इनका पहला लॉ या क्या स्टेटमेंट है? इसको स्टेटमेंट के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट आर लिबरेटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो, एनोड एंड कैथोड। तो एनी इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the electricity passed through the proportional to the electricity passed through। किस में पास करेंगे? एक्वस सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, थ्रू एक्वस सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट, ठीक है। क्लियर है ये स्टेटमेंट? अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, फिर से सुनिए। देखिए, सीधा सीधा ये फैराडे बोलते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट मिलेगा आपको, तो जितना आप इलेक्ट्रिसिटी उसको देंगे, जितना टाइम तक देंगे, जितना ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ मोल्टेन स्टेट। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस में भी हो सकता है और मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है। उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट मिलेगा आपको। यानी हम कुछ इसको ऐसे कर सकते हैं, अमाउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? डब्लू, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डब्लू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज के टर्म में डिनोट कर रहे हैं, वेयर डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, ठीक है। और क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम क्यू से डिनोट किए हैं, ओके। अब प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट दे देते हैं, तो W इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। वेयर जेड क्या है? वेयर जेड
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये कैसे कैसे निकालते हैं जेड को? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, तो अभी हम इसको बताएंगे। तो हम अभी शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, फिर बाद में इसको खोलूँगा, ठीक है। तो जेड निकालने के लिए तरीका है E/F। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट वेट में आप फैराडे कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, जहाँ ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। क्या है? इक्विवेलेंट वेट। और एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट प्रॉब्लम करता है कि इक्विवेलेंट कैसे निकालें हम। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास या एटॉमिक मास, यदि मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, ठीक है। मतलब जैसा कंडीशन हो, एलिमेंट है कि मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है, उसका क्या ले लेते हैं? मास, 1 मोल का मास। तो मोलर मास अपान एन फैक्टर। क्या? एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमने क्या किया? मोलर मास चाहिए और एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर यदि वो साल्ट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यदि एसिड है तो टोटल नंबर ऑफ H+ आयन लिबरेटेड, यदि बेस है तो नंबर ऑफ OH आयन लिबरेटेड। फिर से सुनिए, एसिड है तो H+ आयन देखेंगे कितना देता है, बेस है तो OH आयन कितना देता है, साल्ट है तो कितना पॉजिटिव चार्ज रखा है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन। तो 4 चीज़ें बताया। एसिड है तो H+ देखेंगे, बेस है तो OH देखेंगे, साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे, और यदि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में, वो एन फैक्टर हो गया। क्लियर है? अब यदि हमें चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट और समय के रिस्पेक्ट में बताना है कि हमने इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में या किसी सेल में, तो पहले मैं सेल बना दूँ आपको समझाने के लिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये डिफिनीशन के बाद आपको इसका डायग्रामेटिकली मतलब समझाएं तो आपको बात समझ में आएगी थोड़ा सा। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर है, अब इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डिप किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, प्लेटिनम के भी हो सकते हैं, सेम मेटल के हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन सेल के जो आप एक्सटर्नल सेल लगा रहे हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे वो एनोड हो गया। क्या हो जाएगा? ये एनोड। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जिससे आप कनेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? कैथोड। कैथोड नेगेटिव होता है। अब आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? पॉजिटिव आयन में टूटता है और नेगेटिव आयन में टूटता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन क्या होता है? नेगेटिव आयन की ओर माइग्रेट करता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करता है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर आपने लिखा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट किसी सबस्टेंस का डिपॉजिट होगा, ये किस पर निर्भर करेगा? जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम 2 टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी चार्ज के रूप में और करंट के रूप में। तो करंट के रूप में इसको बताएंगे तो टाइम और जो Q है वो चार्ज जो होता है वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम के इक्वल होता है, यानी चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो करंट के लिए हम सिंपल क्या लिखते हैं? I, और टाइम के लिए T, और टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में, ठीक है ना। टाइम किस में? सेकेंड में। तो Q की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? IT। तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा? W=ZIT, क्योंकि वी नो दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज IT, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फार्मूला हो गया, जिसमें Z पाने के लिए हम ये कर सकते हैं E/F। E निकालने के लिए मोलर मास में हम एन फैक्टर का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पर ये फार्मूला फिट करते हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्वेश्चन और ये जो कंसेप्ट सीखे हैं दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो अब एक इस प्रिंसिपल पर, इस लॉ पर एक सवाल है, एक न्यूमेरिकल है, जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में क्या है? अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, यानी इसमें करंट पास किया जा रहा है 10 मिनट्स के लिए विथ ए करंट ऑफ, जो करंट की जो वैल्यू है वो 1.5 एम्पियर में है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड?
तो कॉपर सल्फेट यहाँ पर घोला गया है, क्या घोला गया है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा तो किस में टूटेगा, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2- में। और इसमें जो करंट पास किया गया है वो कितना एम्पियर, 1.5 एम्पियर की करंट पास किया गया। कितना टाइम के लिए, यानी इसका क्या क्या दिया है, यहाँ फार्मूले से हमें क्या क्या मिल जाएगा, दिया है, गिवन क्या है, पहले दिया है टाइम, किस में दिया है, 10 मिनट, 10 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। तो 10 × 60 क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड, ये हो गया टाइम। और इसका करंट आई कितना दिया है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और पूछा क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है कि कितना डिपॉजिट होगा, क्या जमा होगा, कॉपर जमा होगा, कॉपर सॉलिड ग्रुप में कितना जमा होगा, यानी अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, ये पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला आपने सीखा है ना, क्या सीखा है कि आप कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो हम जेड क्यू करते हैं। अब क्यू को रिप्लेस कर दिया था आई टी से, तो आई दे दिया है और टी दे दिया है, डब्ल्यू पूछ रहा है, लेकिन आपको चाहिए जेड। तो जेड कहाँ से मिलेगा, जेड के लिए E/F करेंगे। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ना कि मोलर वेट है, मास नहीं है। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर तो मोलर मास। तो यहाँ पर एटम कॉपर के लिए पूछा है, तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पर एटम का एटॉमिक कॉपर का एटॉमिक मास हो जाएगा और एन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉपर जब यहाँ डिपॉजिट होगा तो कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, जेड। तो जेड निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, मोलर मास। मोलर मास कितना है, कॉपर का एटॉमिक मास होता है 29 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 63.5 होता है, तो 63.5। और इसका एन फैक्टर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 हो जाएगा। और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 96,500 कूलाम पर मोल। एक्चुअली इसका 484 होता है, 96,484, लेकिन हम इसको ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसकी कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो ये क्या हो गया, जेड निकल जाएगा, कहाँ से, इस वैल्यू से, एटॉमिक मास एन फैक्टर, एटॉमिक मास एन फैक्टर को डिवाइड कर देंगे फैराडे कांस्टेंट से। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 कूलाम। ठीक है, इसको यहाँ से जेड निकालेंगे, तो इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वैल्यू में। तो W इक्वल टू जेड की जगह क्या, 63.5/2। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है 96,500 और I क्या है 1.5 और T क्या है 600 सेकेंड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो आएगा वो आ जाएगा आपका W। मान लीजिए मैं X लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको W पता हो जाएगा, किस में आएगा, ग्राम में। क्लियर है, जो भी आए इस फार्मूले से कर लेंगे। ठीक, चलिए, और इस पर प्रिंसिपल पर, इस लॉ पर और क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देखते हैं, लेकिन किसी दूसरे वीडियो पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी फैराडे का फर्स्ट लॉ जो आपने सीखा उस पर एक न्यूमेरिकल है, और इस लॉ पर कुछ और न्यूमेरिकल जो कि अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है।